हेलो स्टूडेंट्स। तो जेई मेन 22 और 23 के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। उस ग्रेविटेशन कंटिन्यू करेंगे। पहला क्वेश्चन 24 जनवरी 2023 का। इफ द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर 6 किलोमीटर, देन द डिस्टेंस ऑफ एन इमेजिनरी प्लैनेट फ्रॉम सन इफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज 2.83 ईयर्स इज। तो केपलर के लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन है। आप जानते हैं पीरियड का स्क्वायर सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हमको उस इमेजिनरी प्लैनेट के लिए डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। लेट अस से R2। तो क्या लिखेंगे इस इक्वेशन से? R2 क्यूब अपॉन R1 क्यूब इज इक्वल टू T2 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर। T1 क्या है? तो ये है टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, जो कितना होगा सन के अबाउट, वो होगा 1 ईयर। ये तो 1 ईयर हो गया। हमको चाहिए R2। तो R2 क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा T2 स्क्वायर। प्लैनेट के लिए ये दे रखा है टाइम पीरियड 2.83। तो 2.83 स्क्वायर ये हो जाएगा इंटू R1 क्यूब। R1 क्यूब्ड 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 6 इसका क्यूब। तो यहाँ तक तो कोई खास बात नहीं लगती है हमको। R2 चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे? क्यूब रूट लेंगे इसका 2.83, इसका क्यूब रूट मतलब कितना होगा 2/3। और इसका क्यूब रूट लेने पर ये तो सिंपली 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 6 हो जाएगा। तो ये निकल कर आएगा R2। अब इसके बाद खास बात यह है कि जो 2.83 है इसके ऊपर यदि आप ध्यान दें 2.83, तो क्या ये 2√2 नहीं है? बस इस बात पे हमारा ध्यान जाना चाहिए था। 2√2 है ये। क्यों? क्योंकि √2 होता है 1.41414, बल्कि ये नियरली इक्वल टू 2.83 होगा। 1.4 इंटू 2 इज 2.8, तो 2.83 बनेगा। यानी इसको हमको लिख देना चाहिए था 2√2। ये यदि दिमाग में आ गया तो इजीली सॉल्व हो जाएगा ये। ऐसा हो गया ये। और इंटू 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 6। और ये आंसर आएगा किस में? आंसर आएगा किलोमीटर में। किलोमीटर में ये आंसर आएगा क्योंकि हमने इसको किलोमीटर में सब्स्टिट्यूट किया है। अब इसको सॉल्व करना हमको आता है। 2√2 का पावर कितना? 2/3। ये मैंने सही लिखा है 2, और ये क्यूब रूट 2/3। यस। तो अब क्या करें? अब ये कर सकते हैं हम, इसका करें स्क्वायर, क्योंकि ये इसका मतलब क्या है ये आपको छोटी क्लासेस में बताया होगा। 2√2 का जब हमको क्या चाहिए होता है 2/3, तो एक्चुअली है पावर ऑफ पावर। आपको पढ़ाया होगा सर्ड्स और इंडाइसिस वाले चैप्टर में। तो ये ऐसा है एक्चुअली, ये ऐसा है। और इसका सोल्यूशन क्या होगा फिर? इसका सोल्यूशन हो जाएगा ये 4 बनेगा, ये 2, यानी 8 टू दी पावर 1/3। 8 टू दी पावर 1/3 हो जाएगा ये। और 8 टू दी पावर 1/3 यानी क्यूब रूट ऑफ 8, मतलब ही वो हो जाएगा 2। और ये सब सॉल्व हो के यदि 2 हो गया तो आंसर आ गया हमारा 3 इंटू 10 टू दी पावर 6 किलोमीटर। एंड सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में बस ये खास बात थी कि 2.83 ये 2√2 यदि लिख दें तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहे हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज एज यू गो अप और डाउन फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो ये तो बिल्कुल ठीक बात लिखी हुई है। ऊपर जाने पर भी जी की वैल्यू चेंज होती जाती है, बल्कि डिक्रीज होती है। और सरफेस से नीचे जाने पर भी डिक्रीज होती है। तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है। 2 में बोल रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी सेम एज हाइट h एंड डेप्थ d फॉर द अर्थ सरफेस इफ h इक्वल्स टू d। तो ये बात बिल्कुल गलत लिखी हुई है। हम यदि ये मान भी लें कि h हाइट ये यदि बहुत कम है रेडियस के सामने, तो जी का हाइट पर फॉर्मूला क्या होगा? वो होगा 1 - 2h/r, अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूला। इंटू यहाँ आता है जी, और डेप्थ में क्या फॉर्मूला होगा? वो जी इंटू 1 - डेप्थ अपॉन रेडियस। तो जी कैंसिल आउट होगा पहले, फिर 1 कैंसिल होगा, फिर माइनस कैंसिल होगा। 2h/r इज इक्वल टू d अपॉन आर। आर भी कैंसिल, यानी 2h इक्वल टू d। ये खुद अपने आप में एक क्वेश्चन है। तो यहाँ दिख रहा है कि h और d बराबर नहीं है। h बराबर तो होगा d/2। d/2 यदि ऐसा मान भी लें तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है।
इसका मतलब स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, एंड सो ऑप्शन सी ये करेक्ट आंसर होगा। ये 25 जनवरी 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन। अ बॉडी ऑफ मास m is taken from अर्थ सरफेस to height h equal to twice the radius of earth. The increase in potential energy will be। तो ये अर्थ और यहाँ पर रखा है मान लो मास m, और ये अर्थ का मास और ये इसकी रेडियस। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यू इनिशियल लिख देता हूँ मैं उसको, वो कितनी होगी? माइनस जी एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर, ये होगी एनर्जी। और अब इसको कहाँ लेकर गए? टू हाइट एच इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब ऊपर 2 आर ई गए तो 3 आर ई हो जाएगा ये, मतलब माइनस जी एम इंटू एम अपॉन 3 आर ई, ये होगी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। और हमसे पूछा हुआ है इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी। तो ये इंक्रीज हो गई है डिक्रीज? इंक्रीज हो गई है, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में आर ई की जगह 3 आर ई आ रहा है, मतलब ये लेस नेगेटिव हो गई है, मतलब बढ़ गई है इन अदर वर्ड्स। तो यू एफ माइनस यू आई करें तो हमको आंसर मिल जाएगा। इसमें से क्या कॉमन कर दें? जी एम एम अपॉन आर ई कर देते हैं कॉमन, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी ये पॉजिटिव वाला होगा, ये पॉजिटिव होगा, और सब कुछ बाहर आ गया यानी 1, और ये होगा 1/3, यानी कितना हुआ? 2/3, 2/3 जी एम एम अपॉन आर ई। अब आगे क्या करें? क्योंकि आंसर आ रहे हैं सब स्मॉल जी की टर्म्स में, तो करेंगे ये कि यहाँ पर हम आर ई का मल्टीप्लाई और आर ई से कर देते हैं, नीचे ऊपर दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, आर ई से मल्टीप्लाई आर ई से डिवाइड, तो ये क्या बन गया? ये स्मॉल जी बन गया। और यदि ये स्मॉल जी है तो ये हो जाएगा 2/3 एम जी और आर ई, ये इसका आंसर होगा 2/3 एम जी आर ई, एंड सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये बात सही लिखी हुई है। द फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सन। ये तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ही काम करेगा। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ प्लैनेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सन। इनवर्स स्क्वायर फील्ड ही होती है ग्रेविटेशनल फील्ड। फिर सेकंड में क्या लिखा है बी में? फोर्स एक्टिंग ऑन अ प्लैनेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द प्लैनेट एंड सन। ये बिल्कुल गलत बात लिखी हुई है, क्योंकि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में मासेस तो ऊपर आते हैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा होता तो ये बात सही होती, यानी दिस इज इनकरेक्ट। फिर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन। तो प्लैनेट के ऊपर, जैसे ये है प्लैनेट और ये है सन, तो हम प्लैनेट पर फोर्स देख रहे हैं, वो होगा टूवर्ड्स सन, टूवर्ड्स द सन होगा। ये प्लैनेट है तो वो अवे फ्रॉम सन नहीं होगा, बल्कि टूवर्ड्स सन होगा। तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। डी में क्या लिखा है? द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो ये तो केपलर का लॉ ही है, यानी ये भी सही है, यानी ए और डी ये करेक्ट ऑप्शंस हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए एंड डी ओनली, बी एंड सी आर इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन, टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास कैपिटल एम move in a circle of radius small r under the action of their mutual gravitational attraction. The speed of each particle will be। तो मान लेते हैं कि ये दो पार्टिकल्स हैं डायमीट्रिकली ऑपोजिट, कैपिटल एम दिया हुआ है उनका मास, और ये आर रेडियस के सर्कल में इस तरह से रिवॉल्व हो रहे हैं, तो ये होगी उनकी लीनियर स्पीड टेंजेंट टू द सर्कल। अब इसका इसके ऊपर आएगा ग्रेविटेशन का फोर्स, इधर आएगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये इस पर एग्जर्ट करेगा इधर, और इन फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में ही ये दोनों रिवॉल्व हो रहे हैं। मतलब नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा? mv² अपॉन आर। और ये मिलेगा कैसे इनको? तो बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो फोर्स लिखना है अब हमको, इधर इसे इक्वेट करना है जी, दोनों ही मासेस m है तो m² अपॉन ये डिस्टेंस लेना है। यहाँ गलती हो सकती है, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2r, और 2r का यहाँ स्क्वेयरिंग होगा तो 4r²। अब ये m कैंसिल आउट, एक
आर भी कैंसिल, तो वी आ गया हमारा, वी कितना हो गया, अंडर रूट जी एम अपॉन 4r. दिस इज द करेक्ट आंसर एंड सो डी इज करेक्ट. अगला क्वेश्चन. द टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज 24 आवर्स. तो सैटेलाइट्स के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कि टी स्क्वायर आर क्यूब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. बस यहाँ आर जो है वो ये हो जाएगी रेडियस ऑफ ऑर्बिट और टी है टाइम पीरियड. तो जैसा वो केपलर का लॉ था प्लैनेट्स के लिए, वैसे ही सैटेलाइट्स के टाइम पीरियड का स्क्वायर ये ऑर्बिट की रेडियस के क्यूब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज 24 आवर्स. इफ द सेपरेशन बिटवीन द अर्थ एंड सैटेलाइट इज डिक्रीज्ड to 1/4 of the previous value, distance between earth and satellite is decreased to 1/4 of the previous value, then the new time period will become. तो इसी से लिखेंगे हम, टाइम पीरियड चाहिए नया, तो T2 कर देते हैं उसे, T2 अपॉन T1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 क्यूब अपॉन R1 क्यूब. और क्या बोला हुआ है हमसे, हमसे बोला है कि नई जो डिस्टेंस है वो क्या कर दी है, डिक्रीज्ड टू 2/4, नॉट बाय 1/4, 2/4. मतलब ये 1/4 हो गया, पहले यदि वो r था तो ये r/4 हो गया, यानी ये 1/4 हो जाएगा. ये है r1/4 यानी 1/4, और यहाँ आ जाएगा 64 क्योंकि क्यूब्ड है. तो 4 चौक 16 चौक 64, 1/64 और T1 स्क्वायर का करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. T1 कितना है, तो वो है 24 आवर्स यानी 24 स्क्वायर. ये मैंने लिखा है T1 स्क्वायर, और T2 स्क्वायर मुझे चाहिए, तो 24 स्क्वायर इंटू 1/64. तो बस T2 चाहिए तो स्क्वायर रूट लेंगे, तो 24 स्क्वायर था तो वो 24 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8, यानी ये हो जाएगा 3r. तो आंसर इज डी. अगला क्वेश्चन. if the gravitational field in space is given by minus k upon r square, taking the reference point to be at r equals to 2 centimeter with gravitational potential v equals to 10 joule per kg, find the gravitational potential at r equals to 3 centimeter in SI unit, given that k is 6 joule centimeter per kg. तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यदि पढ़ा हुआ है कि E बराबर होता है माइनस dv अपॉन डी आर, तो बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है हमको, क्योंकि ये भी इनवर्स स्क्वायर फील्ड होती है. ये फॉर्मूला लगा देंगे तो डी वी क्या लिखूंगा मैं, डी वी इज इक्वल टू होगा माइनस साइन, डी वी लिख रहा हूँ मैं तो माइनस साइन ई, और फील्ड ये दे रखी है ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी है, वो है माइनस के अपॉन आर स्क्वायर. ये हो गई फील्ड, इनटू डी आर कर देते हैं. ऐसा हो गया, के की वैल्यू हमको दी हुई है, और अब हमको बोला है कि पोटेंशियल 2 सेंटीमीटर पे है 10, हमको पता करना है 3 सेंटीमीटर पर. तो यहाँ लिमिट्स आएंगी किसकी, पोटेंशियल की लिमिट्स आएंगी. पोटेंशियल की लिमिट्स में इधर तो होगा ये 10, और ये हमको पता करना होगा, और इधर लिमिट्स किसकी आएंगी, तो ये माइनस के बाहर आकर तो बन गया है ये के, यहाँ इंटीग्रेट होगा 1/r स्क्वायर डी आर, और लिमिट्स क्या आएंगी, लिमिट्स आएंगी कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, 2 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर. अभी यूनिट्स हम देख लेंगे, यूनिट्स की वजह से वो सॉल्व आसानी से हो जाएगा. अब यहाँ तो हो गया ये v/10, और यूनिट क्या है 10 का, जूल पर केजी. जूल पर केजी मैंने यूनिट के साथ लिख दिया है जानबूझकर. अब के कितना है, के है 6 जूल, 6 जूल सेंटीमीटर अपॉन केजी. ये तो मैंने लिखा है किसका वैल्यू, के का. और इधर क्या होगा, तो इधर 1/r स्क्वायर डी आर, ये होगा -1/r, और लिमिट्स क्या आएंगी 2 और 3, और जब ऐसा माइनस हो तो लोअर लिमिट पहले लगा देनी चाहिए. तो v -10 जूल पर केजी. आप यूनिट्स मत लिखना भले ही, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ. v -10 जूल पर केजी, 6 जूल सेंटीमीटर अपॉन किलोग्राम, और यहाँ पर क्या आएगा 1/2 -1/3, और आंसर किस में आएगा, ये सेंटीमीटर में या पर सेंटीमीटर, पर सेंटीमीटर में आएगा. और पर सेंटीमीटर में आने से ये कैंसिल आउट हो जाएगा,
और ये कितना होगा सॉल्व होकर, 2 और 3 का एलसीएम 6, 3 माइनस 2 यानी 1, यानी 1/6, और 1/6 भी इससे कैंसिल होकर ये बन गया 1 जूल पर केजी। और इसको इधर लेकर आते हैं, ये भी है 10 जूल पर केजी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से आपको समझ में आ गया होगा, दोनों ऐड होंगे तो हमको पोटेंशियल मिल गया 11 जूल पर केजी, यानी आंसर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ कंपैरिजन से ग्रेविटेशन के बहुत सारे सवाल सॉल्व होते हैं, जेई में तो होते ही हैं, एडवांस में और ज़्यादा आपको ये काम आएगा यदि आप दोनों का कंपैरिजन दिमाग में रखेंगे तो। आगे, an object is allowed to fall from a height r above the surface of the earth, where r is radius of earth. Its velocity when it strikes the earth's surface ignoring air resistance will be. तो आपने पढ़ा हुआ है कि h हाइट से गिराते हैं किसी ऑब्जेक्ट को तो ग्राउंड से टकराने पर उसकी वेलोसिटी √2gh होती है, पर वो तब जब हाइट्स कैसी हो, स्मॉल, बिफोर रेडियस ऑफ अर्थ। पर यहाँ पर तो हाइट कितनी है, रेडियस है r अर्थ का, और r हाइट से ही उसको ड्रॉप कर रहे हैं, मतलब इस रेडियस के सामने इस हाइट को हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो ऐसी जब सिचुएशन हो तो हमको लगा देना चाहिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर इस हाइट पर काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगी, पोटेंशियल तो होगी। पोटेंशियल कितनी होगी, क्योंकि अर्थ की बात हो रही है, अर्थ का मास m, ये मास स्मॉल m सपोज कर लेते हैं, तो -gmm अपॉन क्या हो जाएगा, सेंटर से डिस्टेंस 2r, ये होगी यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी जीरो। और यहाँ पर आने पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी -gmm अपॉन r, यानी कम हो गई। और काइनेटिक कितनी होगी, हाफ m v स्क्वायर, और ये v ही हमको फाइंड आउट करना है। तो अब इसको इधर लेकर आते हैं और उसमें से gmm अपॉन r कर देते हैं कॉमन, इसको इधर लाने पर, तो 1 माइनस 1/2 हो जाएगा ना, 1/2 होकर ये ऐसा दिखने लगा। और इधर ये है हाफ m v स्क्वायर, और g की टर्म्स में हमको बतलाना है, g की टर्म्स में बताना है, और इसलिए क्या करें, इधर r का मल्टीप्लाई और इधर भी r का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और gm अपॉन r स्क्वायर को लिख लेते हैं स्मॉल g, और ये m कैंसिल कर देते हैं, तो gm अपॉन r स्क्वायर, ये तो हो गया स्मॉल g यानी हाफ gr, हाफ gr इज इक्वल टू हाफ v स्क्वायर, हाफ b कैंसिल, तो v आ गया √gr। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अब ये है 31 जनवरी 2023 मॉर्निंग का क्वेश्चन। एट अ सर्टेन डेप्थ d बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, value of acceleration due to gravity becomes 4 times that of its value at a height 3r above the earth's surface, where r is radius of earth. Take r equals to 6400 kilometer, the depth d is equal to, तो आपने ध्यान से पढ़ा हो तो यहाँ ये बोला हुआ है कि डी डेप्थ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, g इंटू 1 माइनस वो डेप्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। ये हो गई है 4 टाइम्स जितनी की ये थी, कहाँ, किस हाइट पर, सरफेस से h हाइट पर। तो g अपॉन, यहाँ एग्जैक्ट फॉर्मूला लगाएंगे हाइट वाला, 1 प्लस क्या आता है यहाँ, h अपॉन r, और h क्या होता है, सरफेस से हाइट, तो सरफेस से ही हाइट दी हुई है वो है 3r अपॉन r, ऐसा होगा ये, और इसका होगा स्क्वायर, मतलब ये कितना हो गया, ये 4 बन के 16 हो गया ये, यानी ये हो गया कुल मिला के g/4 इज इक्वल टू, g तो कैंसिल आउट हो रहा है, 1 माइनस डी अपॉन आर इज इक्वल टू g/4। अब d/r बराबर कितना, तो 1 माइनस 1/4 यानी 3/4, यानी डेप्थ कितनी हो गई, डेप्थ हो गई 3r/4, 3r/4, और ये 1600 बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 4800 किलोमीटर। तो 4800 किलोमीटर डेप्थ पर g की वैल्यू 3r हाइट से कैसी होगी, 4 गुनी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी वेट W
is projected vertically upwards from Earth's surface to reach a height above the Earth which is equal to 9 times the radius of Earth. तो मान लेते हैं उसका मास है W, तो वेट कितना होगा, वो होगा mg. और अब उसको ले गए कहाँ पर, अर्थ सरफेस से 9r की हाइट पर, 9 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ की हाइट पर लेकर गए. तो g की वैल्यू में ही चेंज आएगा, m तो बदलता नहीं है. नया g कितना होगा, तो g डैश इज इक्वल टू g अपॉन, यहाँ क्या आता है, 1 प्लस हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, वो बोला है 9 टाइम्स ऑफ रेडियस, अपॉन यहाँ आता है रेडियस का स्क्वायर. ऐसा होगा g डैश का वैल्यू. तो ये आ गया g अपॉन, अब इधर कितना, ये हो गया 10 मतलब 100, ऐसा हो गया. तो ये है g डैश. तो नया वेट कितना होगा, नया वेट होगा m इंटू जी डैश. और g डैश कितना है, तो है g बाय 100. और mg क्या है, ये है पहले जो वेट था उसका सरफेस पर, तो w बाय 100. ये होगा आंसर इसका. ऑप्शन बी करेक्ट हो गया. वेट ऑफ द बॉडी एट दैट हाइट विल बी w बाय 100.